प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूज़ रिपोर्टर मिस कोनो से, जो अपने ऑफिस के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है। उसे आज एक मशहूर प्रोफेसर टोगो सानो का इंटरव्यू लेना होता है। वो जल्दी-जल्दी अपने ऑफिस पहुंचती है और इंटरव्यू शुरू हो जाता है। इंटरव्यू के दौरान प्रोफेसर बताते हैं बायोमास टेक्नोलॉजी के बारे में। इंटरव्यू चल रहा होता है, तभी कैमरे के पीछे से एक रहस्यमय धुआं धीरे-धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। किसी का उसके ऊपर ध्यान नहीं होता। इंटरव्यू के बीच जब प्रोफेसर कॉफ़ी पीने लगते हैं, तभी वो धुआं उनके शरीर के अंदर चला जाता है और अचानक से उनका शरीर फूलने लगता है। वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन उससे पहले कोई कुछ समझ पाता, प्रोफेसर हवा में उड़ जाते हैं और एक जोरदार धमाके के साथ फट जाते हैं। उनकी मौत वहीं पर हो जाती है। ये खौफनाक मंज़र देखकर वह हर एक व्यक्ति सदमे में चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोमोटो की तरफ, जो कि एक पुलिसमैन है। वो जल्दी से उस घटना वाली जगह के ऊपर पहुंचता है और दूसरी तरफ मिस कोनो, जो कि एक कैफेट एरिया में बैठी होती है। मिस कोनो, जिसने ये घटना को अपनी आंखों से देखा और थोड़ी सी घबराई हुई है। तभी ऑफिसर कोमोटो वहां पहुंचता है और उसे इस घटना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। बातचीत के दौरान तभी एक आदमी आकर मिस कोनो को बुलाता है और उसे मीटिंग रूम में ले जाता है, जहाँ सभी लोग एक रस्मी बॉक्स को घेर कर खड़े होते हैं। किसी को कुछ नहीं पता होता कि उस बॉक्स के अंदर आखिरकार है क्या। मिस कोनो धीरे-धीरे बॉक्स को खोलती है, लेकिन पहली नज़र में वह पूरी तरह खाली दिखाई देता है। जब वह उसे ध्यान से देखती है, तो उसके अंदर एक छोटा-सा क्यूआर कोड छुपा होता है। वो जैसे ही उस क्यूआर कोड को स्कैन करती है, तो एक वीडियो चल पड़ती है। वीडियो में एक शख्स दिखाई देता है। वो कहता है कि प्रोफ़ेसर की मौत के पीछे उसी का हाथ है। इसके बाद वो पुलिस और मीडिया को खुली चुनौती देता है और कहता है कि अगला शिकार जो कोई भी मेरा होगा, उसे मैं इससे भी ज़्यादा दर्दनाक मौत दूँगा, और कहता है कि जो कोई भी व्हाइट सेंटर से जुड़ा है वो बच नहीं सकता, और ऐलान करता है जो कोई भी चैनल इस खबर को सबसे बड़ी हेडलाइन न्यूज़ बनाएगा, उसे मैं अपना पर्सनल इंटरव्यू दूँगा। ये वीडियो सामने आते ही पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है। हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ इसी किलर की खबर चल रही होती है। लोग डरे हुए हैं और पुलिस पर जल्दी से जल्द उसको पकड़ने का दबाव बढ़ जाता है। दूसरी तरफ पुलिस के हेड एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग में उसी किलर की वीडियो और प्रोफेसर की मौत के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। फोरेंसिक टीम बताती है प्रोफेसर के फेफड़े असामान्य तरीके से फूल गए, जिसके कारण उनके शरीर के अंदर एक जबरदस्त दबाव बना और अंत में उनका शरीर विस्फोट के साथ फट गया। लेकिन यह सब आखिरकार कैसे हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। मीटिंग खत्म होती है। पुलिस की टीम उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जिसका जिक्र किलर ने अपनी वीडियो में किया था। चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा होता है। सभी अधिकारी सतर्क होकर उसी किलर के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। किलर दोबारा बताई गई लोकेशन पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। वह पुलिस, आम जनता और कई न्यूज़ चैनल रिपोर्टर भी मौजूद होते हैं। वो जगह एक होटल होती है, जिसका मालिक इन भीड़ से बेहद परेशान होता है, क्योंकि उसके होटल का काम पूरी तरीके से ठप हो चुका है। वो गुस्से में सभी लोगों को यहाँ से जाने का कहता है। इसी बीच कोनो मालिक के पास जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम्हारी इससे पहले कोई और दुकान थी या होटल? वो कहता है हाँ, और वो उसे लोकेशन का पता कर कर यहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो उस दुकान के अंदर जाती है, सामने वही रहस्यमय किलर खड़ा होता है। कोनो बिना समय गंवाए उसका इंटरव्यू शुरू कर देती है। इंटरव्यू के दौरान किलर कहता है कि प्रोफेसर की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि उससे कर्मों की मिली हुई एक सज़ा है। वो बताता है कि इस पूरी साजिश के पीछे व्हाइट सेंटर नाम की एक संस्था का हाथ है। जो कोई भी लोग उससे जुड़े हैं, सभी उसके निशाने पर हैं। इसी दौरान पुलिस भी उस जगह पहुंच जाती है और दुकान को चारों तरफ से घेर लेती है। जैसे ही किलर बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसका शरीर धुएं में अचानक बदल जाता है और पूरी तरह धुएं का रूप धारण कर लेता है। पुलिस वाले उस पर लगातार गोलियां चलाते हैं, लेकिन उनकी गोलियों का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। इसके बाद वो धुएं की तरह इधर-उधर फैलकर पुलिस वालों पर हमला करता है और देखते ही देखते वहां से फरार हो जाता है।
हालांकि इस पूरी घटना को मिस कोनो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है। अब पहली बार दुनिया को यकीन हो जाता है कि एक किलर जो कि सचमुच में धुएं का रूप धारण कर सकता है। इस घटना के बाद हम एक ओबोता नाम के शख्स को देखते हैं जो कि इसी न्यूज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो उस किलर को जानता है और उसके अतीत के बारे में। इसके बाद हमें कहानी कई साल पीछे बताती है। ओताबा अपनी एक पुरानी फाइल को जलाने की कोशिश कर रहा होता है, मानो वो अपने अतीत के सबूत मिटा देना चाहता है। तभी एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है और उससे पूछती है। ओताबा घबराकर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन जैसे ही उस लड़की का चेहरा हमें चलने की बीमारी है और साथ में ये भी पता चलता है कि वो एक सामाजिक संस्था में रहता है जहाँ अनाथ बच्चे और बेघर लोगों की देखभाल की जाती है। वो उसकी मुलाकात सोता नाम के एक छोटे बच्चे से होती है और तौबा उसे अपने बेटे की तरह प्यार करता है और अपने ज़्यादातर टाइम उसी के साथ बिताता है। इसी दौरान टीवी पर फिर से वाइट सेंटर का जिक्र होता है जिसे और काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर पता चलता है कि इससे पूरे मामले में उसका एक गहरा संबंध है। इसके बाद कहानी फिर से मिस कोनो की तरफ लौटती है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही होती है। अधिकारी उससे सवाल करते हैं कि आखिर उन्हें किलर की लोकेशन कैसे पता चली। कोनो बताती है कि उसने उस होटल के मालिक से उसकी पहली दुकान के बारे में जानकारी मिली और पूछताछ की और उस लोकेशन को बारे में उसे पता चला। पुलिस वाले उनका मोबाइल फ़ोन वापस कर देते हैं और उसे यहाँ चली जाती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि कोनो और किंजी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। एक पूरी बहुत ही सीक्रेट जानकारी कोनो को बता दी, लेकिन खबर पाने के बाद कोनो ने उसे तुरंत चैनल पर दिखा दिया, जिससे वह मामला पूरे देश में वायरल हो गया और इस घटना के कारण वो जानकारी लीक हो गई और कोनो और किंजी का ब्रेकअप हो गया। इंजीनियाँ आने लगी। वर्तमान से वापस आने पर पुलिस को किलर का एक छोटा हुआ सूट मिलता है। फोरेंसिक टीम उस किलर के सूट को काफी बारीकी से जांच करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिलता। तभी किंजी उस सूट को काफी ध्यान से देखता है और उसका ध्यान एक बटन पर चला जाता है। वो बटन काफी बटनों से अलग है, उसके पीछे एक अजीब सा पैटर्न बना होता है। वो जब उस निशान के बारे में खोजबीन करता है तो एक चौंका देने वाला जानकारी सामने आती है। उधर मिस कोनो और उसकी टीम वही वाइट सेंटर के बारे में जानकारी जुटा रहे होते हैं। खोजबीन के दौरान उन्हें कई पुराना एसएवी पैटर्न का पता चल जाता है। वो दरअसल एक पुरानी फौजी गैंग का एक प्रतीक चिन्ह था। अब पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर उस किलर का इस गैंग से संबंध क्या है। क्या यह किसी पुराने हाथ से जुड़ा हुआ है या फिर ये उसके अगले शिकार का कोई इशारा है। दूसरी तरफ मिस कोनो उस पत्रकार से मिलती है और पहुंचती है जिसने कई सालों पहले वाइट सेंटर पर एक आर्टिकल लिखा था। उसे उम्मीद होती है कि शायद उसे इस रहस्य के बारे में काफ़ी ज़्यादा सबूत मिल जाए। उस पत्रकार शिंजी ने मिलते का काला सच कभी सामने नहीं आ पाया। वो बताता है कि कई सालों पहले शहर में एक बड़ा त्योहार चल रहा होता है। पूरा शहर और उन्हें केमिकल जहरीले साफ करवाने के लिए बिना सुरक्षा के भेजा जाता था। सरकार ने इस पूरे मामले को दबा दिया, इसीलिए यह सच कभी दुनिया के सामने नहीं आ सका। इसी दौरान कहानी में ओबोता की एक पुरानी यादें दिखाई जाती है। यहाँ वो खुद उन लोग और उस प्रोफेसर के साथ जुड़ा हुआ, यानी कि उसका कोई ना कोई कनेक्शन है वाइट सेंटर से। अचानक ओतोबा को एक ऐसा भ्रम होता है। वो एक ट्रक के अंदर झांक कर देखता है जहां कई सड़ी गली हुई लाशें पड़ी हैं। अगले ही पल पता चलता है कि ये उसकी मानसिक हालत का असर है। उन घटनाओं का कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उसका डर आज भी उसके दिमाग से नहीं निकला। उधर मिस कोनो जो की ओतो नंबर कहकर फोन काट देता है। रात के समय ओतोबा एक छुपाई गई फाइल निकालता है। उस फाइल में वाइट सेंटर के सारे काले कारनामे दर्ज होते हैं। उसमें लिखा होता है कि उल्कापिंड के गिरने से जहरीले पदार्थों की वजह से कई लोग इन्फेक्टेड हो गए थे। इतना ही नहीं, वाइट सेंटर इंसानों को एक ईंधन यानी कि फ्यूल में बदलने का प्रयोग करता था और इस प्रयोग में वो कई मासूम बच्चों तक का इस्तेमाल किया जाता था। उस फाइल में हम ह्यूमन वेपर से जुड़ी एक रिपोर्ट भी मौजूद होती है। आखिर ओबोतो दोबारा कोनो को फ़ोन करता है और उसे वो फाइल के बारे में बताता है और मिलने के लिए बुलाता है। इसी बीच किंजी जिस गैंग पर नज़र रखे हुआ था उसके कुछ सदस्य अपनी बाइक पर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मिस कोनो उस जगह पहुंचती है जहां ओतोबो ने उसे बुलाया हुआ था।
लेकिन वहां पहुंचने पर उसे मालूम चलता है कि कुछ लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। शक होने पर वहां से वो भागने लगती है और वो लोग उसका पीछा करते हुए आता है और मासूम बच्चों तक उन खतरनाक प्रयोगों का शिकार बन गए। जैसे ही वो पूरी सच्चाई बताने वाला था, पीछे से एक रहस्यमय व्यक्ति आकर उस पर हमला कर देता है और जो ओबाटा के पास फाइल होती है उसे वो छीन लेता है। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस तुरंत उस घटनास्थल पर पहुंचती है। किंजी पूरे इलाके की बारीकी से जांच करता है, लेकिन उसे वो फाइल नहीं मिलती। इसी दौरान मिस कोनो का फोन आता है। वो किंजी से उस फाइल के बारे में पूछती है, लेकिन किंजी उसे इस हादसे और इन केसों से दूर रहने की सलाह देता है। जांच आगे बढ़ती है। पुलिस को यकीन हो जाता है कि ओबाटा पर हुए हमले के पीछे उसी गैंग का हाथ है, जिससे वो काफी समय की निगरानी रख रहा था। दूसरी तरफ हमलावर, जिसके पास फाइल होती है, वो अपने बॉस को फोन करता है और बताता है कि फाइल उसके कब्जे में है। उसका बॉस कहता है कि तुम हर एक पेज की फोटो खींचकर उसे तुरंत भेजो। इधर किंजी हमलावर की कार का पता लगा लेता है और पुलिस की कार लेकर वहां पर पहुंचता है और तलाशी करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे वहां फाइल नहीं मिलती। तभी दो लड़कियां जो कि तस्वीरें खींच रही होती हैं, अचानक हमलावर उनका मोबाइल छीन लेता है और अफरा तफरी की वजह से किंजी और बाकी पुलिस वालों की नजर उस पर पड़ जाती है। वो भागने लगता है। उधर मिस कोनो सोचने लगती है कि आखिरकार गुंडों को ओबाटा और उसकी जानकारी कहां से मिली। तभी वो अपना फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसका फोन हैक किया गया था। पहले तो उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन फिर उसे याद आता है कि पूछताछ के दौरान यसुदा नाम के एक पुलिस अधिकारी ने कुछ देर के लिए उसका फोन लिया था। यहाँ से उसे शक हो जाता है कि यसुदा उन गुंडों से मिला हुआ हो सकता है। तब तरफ यामासाकी उस चोर हुई फाइल को जलाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर यसुदा पहुंचता है और कहता है कि इस फाइल को नष्ट करने के लिए मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। इसके बावजूद यसुदा उसे गोली मार देता है, लेकिन जब वह उसका मोबाइल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि फाइल की तस्वीरें पहले से ही किसी को भेजी जा चुकी हैं। उसी समय किंजी वहां पर पहुंच जाता और पूछता है कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ। यसुदा झूठ बोल देता है कि इसने मुझ पर जान से मारने की हमला की और मैंने अपने आप को बचाने के लिए गोली। वहां पड़ी जली हुई फाइल को देखता है, लेकिन उसे कोई खास जानकारी नहीं मिलती। तब मिस कोनो का फोन आता है। वो किंजी को बताती है कि उसे यसुदा पर शक है और वो शायद हो सकता है कि वो उसी ने अपराधियों को उसी की जानकारी दी, क्योंकि उसने उसका फोन हैक किया था। इसके बाद किंजी एक गैंग के सदस्य से पूछताछ करता है। वो बताता है कि सिर्फ मिस कोनो से उसे फाइल छीनने का आदेश मिला था, लेकिन उसके पास फाइल नहीं थी। हालांकि किंजी ने मिस कोनो को इन हादसों से दूर रहने के लिए कहा था, फिर भी वो अपनी जांच जारी रखती है। वो युगोशिरो गैंग के अड्डे वाली इमारत तक पहुंच जाती है और दूर से कैमरे के जरिए वहां पर निगरानी करने लगती है। अचानक इमारत के अंदर एक एक कर गैंग के सदस्य रहस्यमय तरीके से मरने लगते हैं। कंट्रोल रूम में बैठा उनका बॉस कैमरे के जरिए ये सब देखता है और अपनी आंखों से देख रहा होता है। पूरे अड्डे में भगदड़ मच जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए बुलेट प्रूफ कार में बैठता है और भाग निकलता है। रास्ते में किंजी की नज़र उसकी कार पर पड़ती है। वो उसका पीछा करता है। तभी ह्यूमन वेपर उसकी कार पर हमला करता है, लेकिन कार बुलेट प्रूफ होने की वजह से उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसके बाद ह्यूमन वेपर सीवर पाइपलाइन के जरिए अंदर चला जाता है। अगले ही पल अचानक नीचे से निकलकर कार को जोरदार टक्कर मार देता है और कार पलट जाती है। अंदर युगोशिरो गैंग के बॉस की मौके पर ही हत्या हो जाती है। कुछ देर बाद मिस कोनो वहां पहुंचती है। वो गैंग के बॉस का मोबाइल फ़ोन कब्जे में कर लेती है। फ़ोन चालू करके उसे उस फाइल से जुड़ी अहम जानकारी मिल जाती है, जिससे इस रहस्य की अगली कड़ी सामने आने लगती है। इस वीडियो का आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बता देना। लाइक एंड डिसलाइक कर मुझे इतना तो पता चल जाए मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी है और आपको अच्छी लगती है या फिर नहीं।